सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं सायन के बारे में। ये कहानी है एक लड़की की, जिसके घर पे आते हैं कुछ लोग और वो मार गिराते हैं उसकी दादी को। तब वो निश्चय करती है कि उसे किसी भी कीमत पे बदला लेना है, मगर अब उसे गुंडों का मुकाबला करना है घने जंगल के बीचों बीच। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक जंगल का दृश्य आता है। यहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है सायन। सायन भागती जा रही है और उसके पीछे बहुत सारे लोग भाग रहे हैं उसे मारने के लिए। जितने भी लोग उसके पीछे भाग रहे हैं हम उनके मुखिया को देखते हैं। मुखिया का नाम है एंटोनियो। उसके हाथ में भी बंदूक है। सायन भागते हुए जाती है एक चोटी के पास। चोटी के अंतिम छोर पर वो खड़ी है। नीचे एक झरना बह रहा है। सारे लोग उसे देखने लगते हैं। उन्हें पता है कि सायन यहाँ से आगे नहीं भाग सकती। अब वो उसे मार गिराएंगे, मगर अपनी जान बचाने के लिए उसे उस नदी में कूदना पड़ता है। अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हमारे सामने आता है 3 दिन पहले का दृश्य। हम सायन को देखते हैं, तब हमें पता लगता है कि पिछले 6 साल से वो शहर में रह रही थी और 6 साल के बाद वो वापस आई है अपने गांव। उसका घर जंगल के बीचों बीच है। घर में सिर्फ उसकी दादी रहती है। वो अपनी दादी से बहुत ही ज्यादा करीब है। जैसे ही सायन को उसकी दादी देखती है वो खुश हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को गले से लगाते हैं। फिर सायन कहती है कि मैं आपको घुमाने लेकर चलूंगी। मोटरसाइकिल पे वो बैठाती है और लेकर के सीधा जाती है दूसरे गाँव की तरफ, जहाँ पर एक त्योहार चल रहा है। यहाँ के सारे लोग इन्हें जानते हैं। सबके साथ ये लोग डांस करना शुरू कर देते हैं। सायन अपने यहाँ पे कजन्स को भी देखती है। सब में बातें हो रही है। तभी उसकी नजर पड़ती है अपने एक पुराने साथी पे, जिसका नाम है होस। मगर अब यहाँ पे इन दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। ये लोग डांस करते हैं और सायन अपने दादी के साथ चली आती है घर पे। रात में वो देखती है कि सारे लोग उसके घर पे आए हुए हैं। यहाँ पर होस भी है और उसके साथ साथ उसके कजन्स। सारे एक साथ बैठ करके डिनर करते हैं और बताते हैं कि ये लोग कितने ज्यादा खुश हैं सायन को यहाँ पर देखने के बाद। वो हमेशा से चाहते थे कि सायन उनके पास वापस आए और आज ये चीज हो गई है। फिर सब अपने अपने बारे में बताते हैं कि आखिर कौन अब क्या कर रहा है। सब अपने बारे में बताते हैं। फिर होस्ट के बारे में पता लगता है कि वो आर्टिकल लिखता है, वो भी इंटरनेट पे, और वो दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है और सरकार इनकी मदद नहीं कर रही। कुछ पूंजीवादी लोग यहाँ पर हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं, जिसकी वजह से बाकी सारे लोगों को तकलीफ हो रही है। इन बातों को सुनने के बाद अब सायन को अपना बचपन याद आता है कि पुलिस वाले आए थे और उसके पिता को पकड़ करके ले गए। सायन तब छोटी थी, वो चिल्लाती रही। उसकी दादी ने उसे पकड़ करके रखा था। किसी ने भी इनकी मदद नहीं। तभी बाकी लोग होस्ट को कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ इंटरनेट पे नहीं लिखना चाहिए, तुम्हें यहाँ के अखबारों में भी लिखना चाहिए, ताकि जिन तक तुम अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हो तुम्हारी बात उन तक पहुंचे जो यहाँ के अधिकारी है। होस्ट कहता है कि वो कोशिश कर रहा है, मगर ये चीज इतनी आसान नहीं है। अब इन बातों पे इनके बीच बहस होने लगती है, मगर एक वक्त के बाद सबको शांत करवाया जाता है और सब चले जाते हैं अपने अपने घर। सायन को ज्यादातर समय अपनी दादी के साथ बिताना है। अगले दिन वो उन्हें लेकर के जाती है जंगल के तरफ। जब दादी वापस आने लगती है तब सायन चली जाती है एक झरने में नहाने के लिए। नहाने के बाद जब वो वापस आती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर एक गाड़ी आकर के रुकी है। वो समझ जाती है कि ये बहुत ही अमीर लोग हैं। तभी उस गाड़ी से एक लड़का बाहर आता है जिसका नाम है एंटोनियो। एंटोनियो को देख करके सायन आती है उसके पास और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब एंटोनियो उसकी दादी का नाम लेता है और कहता है कि क्या वो औरत यहीं पे रहती है। सायन कहती है कि हाँ। वो कहता है मुझे उनसे मिलना है। वो लोग चले आते हैं अंदर। सायन सारी बातों को सुन रही है। एंटोनियो बात कर रहा है उसकी दादी से। वो बताता है कि इस जमीन पे हमारा एक प्रोजेक्ट चलने वाला है, इसी के लिए हम इसे खरीदना चाहते हैं। हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे। हम अभी भी जितनी कीमत दे रहे हैं मार्केट में कोई भी इतनी कीमत नहीं देगा, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, इस जमीन को हमें बेच दीजिए। तब उसकी दादी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं जमीन को नहीं बेचूं। तुम्हें पता भी नहीं है कि इस जमीन का इतिहास क्या है। मेरे बहुत सारे पूर्वजों ने यहाँ पे अपनी जान गंवाई है। फिर उसके बाद मेरे बाकी पूर्वज आए। सबकी एक ही जिम्मेदारी थी कि वो इस जमीन की सुरक्षा करे, और तुम चाहते हो कि ये जमीन मैं तुम्हें बेच दूं। तुम्हें शायद ये बात पता नहीं है कि ये जमीन किसकी हुआ करती। इस पे कब्जा था स्पेनिश लोगों का। तब मेरे पूर्वजों ने अपनी जान देकर के इस जमीन को वापस लिया, और तुम भी एक स्पेनिश हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं गलती दोबारा करूंगी अपने पूर्वजों के आत्मा को ठेस पहुंचाने के लिए, कि एक स्पेनिश आदमी को ये जमीन दे दूंगी ताकि वो मुझ पे थूकें? ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ से चले जाओ। मगर एंटोनियो नहीं मानता। वो अपना कार्ड देता है और कहता है कि जब भी तुम लोगों को लगे कि बेचना है तो मुझे कॉल करना। फिर वो पेपर पे नंबर लिखता है कि वो कितनी बड़ी रकम इन्हें देने वाला है। फिर ये लोग जाने लगते हैं। मगर सायन को पता है कि ये लोग बहुत ही टेढ़े हैं, ये इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। उन्हें सच में समझना है कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। जब ये लोग जा रहे होते हैं तब वो उनकी गाड़ी के पीछे चिपक जाती है। वो देखना चाहती है कि इनका बेस कहाँ पे है और वहाँ पर आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। कुछ देर के बाद जैसे ये लोग बेस पे पहुँचते हैं सायन छुप जाती है और देखने लगती है कि एंटोनियो कहाँ पे जा रहा है। एंटोनियो जब एक घर के अंदर दाखिल होता है तब सायन जाकर के सुनने लगती है कि आखिर अंदर क्या बात हो रही है। उसने अपने फोन को भी निकाल करके रखा है ताकि वो सारी बातों को रिकॉर्ड कर सके। जैसे ही एंटोनियो अंदर आता है
वो सबसे पहले पूछता है हथियारों के बारे में, यानी इस बेस के आड़ में वो लोग हथियारों की तस्करी भी कर रहे हैं। इसके बारे में बात करने के बाद एंटोनियो देखता है कि उसके पिता का कॉल आ रहा है। उसके पिता का नाम है मैक्सिमो। कॉल करते ही मैक्सिमो एक ही सवाल पूछता है कि क्या वो जमीन तुमने खरीदा? एंटोनियो कहता है कि नहीं, अगल बगल की सारी जमीनें हमने ले ली हैं, मगर वहाँ पर एक बूढ़ी महिला है जो जमीन को नहीं बेचना चाहती। वो कह रही है कि उसके पूर्वजों की आत्मा है वहाँ पर और वो कभी भी किसी स्पेनिश आदमी को जमीन नहीं बेचेगी। तब मैक्सिमो भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि उस जमीन की कीमत क्या है। किसी भी कीमत पर मुझे वो जमीन चाहिए। तुम्हें जो काम मैंने दिया है वो कैसे भी पूरा होना चाहिए। इतना कह के वो फोन काट देता है। तब एंटोनियो बात करता है लीरा नाम के आदमी से और उससे पूछता है कि आखिर उस जमीन में क्या है कि सारे लोग इतने पागल हैं। तब वो बताता है कि मिनरल के बारे में जो उस जमीन के अंदर है, इसीलिए वहाँ पर माइनिंग करके वो लोग सारे मिनरल्स को बाहर निकालना चाहते हैं। ये चीज बहुत ही कीमती है। अब एंटोनियो को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि उसे क्या करना है। तभी लीरा बाहर आता है। बाहर आते ही उसकी नजर पड़ जाती है सयन पे। वो देखता है कि सयन के हाथ में फोन है। उसने सारी बातों को रिकॉर्ड भी किया है जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तब वो अपने सारे लोगों को लगा देता है उसके पीछे और कहता है कि किसी भी कीमत पर उस लड़की को पकड़ो। मगर सयन भाग के चली आती है जंगल में। वो इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है कि कहाँ से उसे कब और कैसे निकलना है। सब उसे ढूंढते रह जाते हैं मगर वो किसी के हाथ नहीं लगती। भागती हुई आती है घर पे और अपनी दादी को पूरी बात बताती है कि इस जमीन के अंदर एक मिनरल है जिसे पाने के लिए वो लोग जमीन को खरीदना चाहते हैं ताकि यहाँ पे माइनिंग कर सके। ये लोग बहुत खतरनाक है। इनके पास खतरनाक हथियार भी हैं। किसी भी वक्त वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। अभी इनकी बातें चली रही होती है तभी यहाँ पर एंटोनियो आ जाता है। वो बाहर आते ही उसकी दादी को कहता है कि वो फोन मुझे चाहिए। तुम्हारी पोती ने हमारे ऊपर जासूसी की है। उसने हमारी रिकॉर्डिंग की है। हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते। बस उसे इतना कहो कि वो हमारी रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दे। सयन कहती है कि ऐसा नहीं होगा। एंटोनियो कहता है कि तुम चीजों को खराब क्यों कर रही हो? हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। रिकॉर्डिंग डिलीट करो, हम यहाँ से चले जाएंगे और इस जमीन को भी हमारे हवाले कर दो। तुमने सारी बात सुन ली है कि ये जमीन कितनी कीमती है। हम फ्री में तुम्हारी जमीन को नहीं मांग रहे। हम इसके बदले मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। तुम सिर्फ यहाँ पर घर बना करके रहो, लेकिन ये जमीन उससे बहुत बड़ी चीज है। इस बात को समझो, हम दोनों का फायदा है। तब उसकी दादी भड़क जाती है और कहती है कि मैं ये जमीन कभी नहीं बेचूं। मुझे पता है कि तुम्हारे पिता भी स्पेनिश है। उन्हें यहाँ पे बुलाओ और कहो कि मेरे पैरों में अपनी आकर के नाक रगड़े। जब वो घंटों नाक रगड़ेंगे तब भी मैं उन्हें ना कह दूंगी कि मैं ये जमीन नहीं बेचने वाली। इन बातों को सुनने के बाद एंटोनियो भड़क जाता है क्योंकि उसके पिता की बेइज्जती हो रही है। वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता और बंदूक निकाल करके सीधा दादी के भेजे में गोली मारता है। तब उसकी मौत हो जाती है। जब सयन आगे बढ़ती है तब ये लोग उसे भी बेहोश कर देते हैं। एंटोनियो सबको कहता है कि किसी को भी ये बात पता नहीं लगनी चाहिए कि हम लोगों ने इन्हें मारा है। इनकी लाश को अंदर डालो और पूरे के पूरे घर को आग लगा दो। सबको लगेगा कि एक एक्सीडेंट है। बाकी लोग ऐसा ही करते हैं, लाशों को अंदर डाल करके आग लगा देते हैं। तब सयन को अपना बचपन याद आता है जब उसकी दादी उसे लेकर के गई थी एक टीचर के पास उसे लड़ना सिखाने के लिए। तब टीचर ने कहा था कि आज तक उसने किसी भी लड़की को लड़ना नहीं सिखाया, उसने सिर्फ लड़कों को तालीम दी है। तो अगर उसे सीखना है तो पहले सयन को एक लड़के को हराना पड़ेगा, तभी वो उसे सिखाएगा। सयन अपनी पूरी जान लगा करके लड़के को हरा देती है। तब वो टीचर उसे सिखाने लगता है, यानी कि उसे लड़ने आता है। उसे पता है सेल्फ डिफेंस क्या है और दूसरों को मारना क्या है। अब जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखती है कि पूरा का पूरा घर जल रहा है। वो अपनी जान बचा करके आगे आती है। तब एंटोनियो का एक आदमी नजर आता है जो अभी भी यहीं पे इंतजार कर रहा है पूरे घर के जलने का। वो उसके पास जाती है और उसे मार देती है और मारने के बाद उसकी गाड़ी को भी ब्लास्ट कर देती है। जैसे ही इस चीज को एंटोनियो देखता है वो समझ जाता है कि सयन अभी भी जिंदा है और ये चीज बहुत ही खतरनाक हो सकती है। वो अपने सारे आदमियों के साथ उसके पीछे भागता है, मगर इस जंगल में सयन को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। वो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ है और ये लोग जंगल में नए हैं। घंटों वो उसके पीछे भागते रहते हैं, पर अंत में वो इन्हें चकमा दे करके छुप जाती है। मगर ये लोग भी हार नहीं मानने वाले। उन्हें पता है कि ये चीज कितनी खतरनाक हो सकती है। सयन के पास अभी भी वो रिकॉर्डिंग है, उसके साथ साथ उसकी दादी को इन लोगों ने मारा है। अगर वो सामने आकर के सबको ये बात बता देती है तो इनमें से कोई भी नहीं बचेगा और इनका काम भी बंद हो जाएगा। इसीलिए रात में ये लोग यहीं पे रुक जाते हैं कि जैसे ही उजाला होगा फिर से ये लोग सयन को ढूंढना शुरू कर देंगे। रात में बाकी लोग बताते हैं एंटोनियो को कि उसे अपने पिता से बात करनी चाहिए, मगर वो कहता है कि नहीं, अगर पिताजी को ये बात पता लगी तब चीजें और भी खराब हो जाए। मगर मैक्सिमो को ये बात पता लग जाती है। वो तुरंत कॉल करता है यहाँ पे एंटोनियो के पास और उससे कहता है कि मुझे पता लगा है कि एक लड़की ने तुम लोगों को चकमा दे दिया और वो सबको परेशान कर रही है। एक लड़की भी तुमसे काबू में नहीं आ रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तब एंटोनियो कहता है कि अगले दिन वो लड़की जिंदा नहीं बचेगी। सुबह होते ही ये लोग फिर से हंट पे निकल जाते हैं और एक वक्त के बाद इन्हें सयन नजर भी आ जाती है। वो भाग रही है और ये लोग पकड़ रहे हैं।
सयन भाग करके जाती है पहाड़ के उसी चोटी पे, जिस दृश्य को हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। जब ये लोग उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं तब वो पानी में कूद जाती है और लहरों के साथ बह करके जाने लगती है यहाँ से दूर। दूसरी तरफ पुलिस वाले और मीडिया वाले सबके सब आ चुके हैं उसके घर पे। सबको दादी की लाश भी मिलती है। मीडिया वाले इस बात को दिखा रहे हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। तभी मैक्सिमो एक अधिकारी के पास कॉल करता है और कहता है कि हर जगह इस चीज का सेटअप कर, और यही बात बाहर आनी चाहिए कि औरत आतंकवादी थी और इसकी पोती भी। सारे के सारे पुलिस वालों को इनके पीछे लगाओ, ये लोग किसी भी कीमत पे बचने नहीं चाहिए। और ऐसा ही होता है, हर तरफ ये लोग यही खबर फैला देते हैं। पुलिस वाले पहुंच जाते हैं उसके कजिन्स के पास और सयन के सारे कजिन्स को गिरफ्तार करके लेकर के जाने लगते हैं। जैसे ही होश को यह बात पता लगती है, वो अपना चेहरा ढक करके पहुंच जाता है पुलिस वालों के पास और दोनों को छुड़ा करके भागता है यहाँ से। दूसरी तरफ सयन भी पूरी तैयारी में लगी हुई है। उसे पता है कि अब क्या करना है। वो अपने लिए तीर और धनुष बनाती है ताकि एक एक करके सबको मार सके। जैसे ही एंटोनियो अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता है, वो सीधा तीर से हमला कर देती है और तीर जा करके लगता है लीरा के पैर। वो नीचे गिर जाता है। तब बाकी लोग भाग करके आते हैं उसके पीछे, मगर बीच में एक पुल है। उन्हें पता है कि सयन पुल के उस पार होगी। जैसे जैसे वो लोग पुल पे आते हैं, हमें पता लगता है कि सयन नीचे छुपी हुई है। जब वो सबको पुल पे देखती है तो रस्सी काटना शुरू कर देती है। रस्सी के कटते ही ज्यादातर लोग नीचे गिर जाते हैं। कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है, मगर मिरांडा नाम की लड़की लटक जाती है। अब सयन और उसके बीच लड़ाई हो रही है। बहुत देर तक ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं, मगर एक वक्त के बाद सयन भारी पड़ती है मिरांडा पे और धक्का मार करके गिरा देती है नीचे। फिर वो आती है ऊपर, लेकिन मिरांडा अभी भी जिंदा है। निकल करके वो जाके मिलती है एंटोनियो से। तब ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। इसी बीच इनका सामना होता है सयन के कजिन्स के साथ। यहाँ पर होश भी है। तुरंत मिरांडा बंदूक निकालती है और दोनों कजिन्स को शूट कर देती है, मगर होश अभी भी जिंदा है। देखते ही देखते दोबारा रात हो चुकी है। सयन भाग करके आती है लीरा के पास। उसे पता है कि लीरा बस एक वैज्ञानिक है। वो आग जलाती है और उसके पास ही बैठी रहती है। जो तीर उसने चलाया था, उस तीर ने बहुत ही ज्यादा जख्मी कर दिया है लीरा। लीरा कहता है कि मैं मर भी सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है इन लोगों की सच्चाई। ये अच्छे लोग नहीं है और ना ही यहाँ के लोगों का भला चाहते हैं। तुम्हारे पास जो रिकॉर्डिंग है उसे सबके सामने लेकर के आओ। इन लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए। वो अपना फोन देता है सयन को, कहता है इसमें हर जगह की तस्वीर है। ये पहली ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इन लोगों ने कब्जा किया है और माइनिंग करने वाले हैं। और भी बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पर इन लोगों ने ऐसा ही किया और सारे मासूम लोगों को मार दिया। अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा सच्चाई को दुनिया के सामने लाने में। सयन मान जाती है। सुबह सुबह वो भागने की कोशिश करती है जंगल से, मगर वो मोटरसाइकिल से भाग रही है। मिरांडा उसे देख लेती है और पीछा कर रही है। सयन को पता है कि मिरांडा को कैसे फंसाना है। वो उन जगहों पे जाती है जहाँ से वो आसानी से निकल सकती, और वो निकल भी जाती है। मगर अब जाल में फंसती है मिरांडा और ये जाल इतना गहरा होता है कि उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ गाँव वाले सयन की दादी का अंतिम संस्कार करने के लिए निकले हैं। यहाँ पर पुलिस वाले और मीडिया भी हैं। पुलिस वाला सबको आदेश देता है कि जैसे ही सयन नजर आए उसे गोलियों से छल्ली करके रख देना। तभी हम सयन को देखते हैं जिसे एंटोनियो ने पकड़ लिया है और पकड़ने के बाद बांध दिया है। बांध करके कहता है कि तुमने सारी चीजों को खराब किया है। तुम्हें इस बात का आभास होना चाहिए। अगर तुमने जमीन बेच दी होती तो तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होते। शहर में जाकर के तुम अपने लिए अच्छा घर लेती और अपनी दादी को भी अच्छी जिंदगी दे पाती, मगर तुमने गलत रास्ता चुना। सयन कहती है कि मुझे सब कुछ पता लग गया है तुम्हारे बारे में और तुम्हारे पिता के बारे में, कि तुम क्या करते हो। मैं सच्चाई को दुनिया के सामने ला करके रखूं। एंटोनियो कहता है कि तुम जिंदा रहोगी तब। मैं एक बार पिताजी से बात कर लूं, फिर मैं तुम्हारा खात्मा करता हूँ। इतना कह के वो चला आता है झरने की तरफ। उसे पता नहीं था कि होश भी यहीं पे है। तब होश आता है सयन के पास और उसके हाथों को खोल देता है और पूरी बात बताता है कि अब तक क्या हुआ है। उनके कजिन्स भी मारे गए और उसके साथ साथ सयन और उसकी दादी दोनों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। तब सयन रोने लगती है और कहती है कि ये सब कुछ मेरी गलती है। मुझे इनका पीछा नहीं करना चाहिए था। ना मैं पीछा करती, न इतने सारे लोग मारे जाते। तब होश उसे समझाता है और कहता है कि शांत हो जाओ। जो कुछ हुआ वो हुआ। अब से हमें इनके पीछे नहीं जाना है। मैं नहीं चाहता कि और भी लोग मारे जाएं। मेरे साथ चलो। लेकिन ये लोग यहाँ से भागते उससे पहले आकर के एंटोनियो मार देता है होश को। तब सयन भागने लगती है। भाग करके वो जाती है समंदर के पास, मगर एंटोनियो भी आ चुका है पीछे पीछे। वो एक बोट को लेकर के भागने लगती है। तब एंटोनियो भी बोट से उसके पीछे जाता है। इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगती है। जब ये लड़ाई ज्यादा बढ़ जाती है तब लगता है कि अब मार देगी सयन एंटोनियो को। तभी हेलीकॉप्टर से पुलिस वाले आ जाते हैं। उन सबको आदेश मिला है कि सयन एक आतंकवादी है, वो जहाँ भी दिखे उसे शूट कर दिया जाए। सयन को भी ये बात पता है कि वो लोग गोली चलाने वाले हैं। बचने का एक ही रास्ता है कि वो बोट को ब्लास्ट करे जिसमें एंटोनियो मारा जाए और वो पानी में कूद जाए ताकि सबको लगे कि वो भी मारी गई। वो ऐसा ही करती है। बोट को ब्लास्ट करते ही कूद जाती है पानी में और सब कुछ खत्म हो जाता है। थोड़े समय के बाद हम मैक्सिमो को देखते हैं, जो अपने बेटे के लाश को देख करके बहुत ही ज्यादा दुखी है। तभी उसका फोन बजता है और सामने वाला आदमी बताता है कि हमारे पास जितने भी लोग थे उन सबको मार दिया गया है। दूसरे गाँव में जो इनकी माइनिंग चल रही थी
उस पूरे साइट को बर्बाद कर दिया गया। तब मैक्सिमो के होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाता है कि शायद ये सारी की सारी चीजें सयन कर रही है और वो अभी भी जिंदा है। वो अपने सारे आदमियों को अलर्ट करता है और कहता है कि बाकी हमारे जितने भी साइट्स हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तभी दूसरी तरफ हम सयन को देखते हैं जिसने पूरी तरीके से अपने हुलिये को बदल लिया है। वो एक ट्रक वाले से लिफ्ट लेती है और अंदर बैठ जाती है। ट्रक वाला जब नाम पूछता है तो अपना नाम होश बताती है, यानी कि अब वो जा रही है मैक्सिमो के पीछे। सबको लग रहा है कि वो मर चुकी है और ये उसके लिए सबसे अच्छी बात है। वो सबसे पहले मैक्सिमो का पूरा कारोबार खत्म करेगी, फिर उसका भी खात्मा करेगी। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।